नमस्कार, मैं प्रिया कौर एग्रीलिव रिसर्च फाउंडेशन से, जिसे आप आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के रूप में जानते रहे हैं, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 1 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे जीवन में दूध और दूध से बने उत्पादों का कितना महत्व है। ARF संस्था ने दूध उत्पादन से जुड़ी समस्याओं का नवीन तकनीकों द्वारा, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स विधि से हरे चारे का उत्पादन और थनैला रोग एवं बांझपन जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान दिया है। इस अवसर पर हमारे संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मोहन जी सक्सेना, जिन्होंने IIT BHU से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, वे अपने विचार आप सभी के साथ साझा करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े हुए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन पे प्रथम स्थान में लगभग 25 वर्षों से रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और किसान, पशु चिकित्सक और तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। इस बार का ये जो वर्ल्ड मिल्क डे है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इससे जुड़े व्यवसाय हैं, जिसको हम डेयरी व्यवसाय के नाम पे जानते हैं, उसकी भागीदारी कि किस तरीके से हमें दूध के द्वारा पोषण और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए दूध के द्वारा बहुत बड़ा योगदान रहा है, रहता है। जहाँ तक रही दूध के और स्वास्थ्य का संबंध, तो कबीरदास जी ने तो इसको अपने 2 पंक्तियों में कहा कि पै समान औषध नहीं, जो पै मिला न हुए। अर्थात उन्होंने दूध को एक औषधि की संज्ञा दी और कहा कि बशर्ते उसके अंदर पानी न मिला हुआ। आज डेयरी व्यवसाय केवल दुग्ध उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये जो गोबर है, गोबर आधारित उद्योग लगना शुरू हो गए हैं। उनसे बड़े बने हुए उत्पाद बड़े उपयोगी साबित हो रहे हैं और ऊर्जा के विकल्प के रूप में, उर्वरक के विकल्प के रूप में हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए बड़ा ही मुख्य योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद सर, अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे हर साल मनाया जाता है और भारत दूध उत्पादन में पहले नंबर पर आता है और लाखों लोग भारत के दूध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे दूध उत्पादकों के लिए क्या समस्या या क्या चुनौतियां आ सकती हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो दूध एक पर्याय है कि गाय या भैंस से निकला हुआ दूध या बकरी से निकला हुआ दूध जो जानवरों से आता है। क्योंकि इसका व्यवसाय बड़ा ही विस्तृत है और भारत में हमारी आबादी 144 करोड़ की है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट कहलाता है। तो इस मार्केट के
में बहुत सारे लोग, कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ मिथ भी हैं, और कोई भी चीज सफेद दिखती हो, दूध की तरह मिलती जुलती, उसको भी दूध का नाम देना चाहते हैं। और उसको उदाहरण के तौर पे कोकोनट है, उसका दूध निकलता है, वो वाइट कलर का होता है, लेकिन वो कोकोनट मिल्क है। इट कैनॉट बी कॉल्ड एज ए मिल्क और बोवाइन मिल्क। उसी तरीके से सोया मिल्क भी है, जो सोयाबीन से निकलता है, एलमंड मिल्क है ना। तमाम जो ये इस तरीके के हैं जो वेजिटेटिव ओरिजिन के मिल्क, ऐसे मिल्क वो हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए ये होता है कि भाई ये दूध ज़्यादा अच्छा है या ये दूध ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक इस भ्रांति को दूर करना चाहता हूँ कि जो दूध है, जो हमारे गाय भैंसों से, बकरियों से आता है, वो एक अलग ही तरीके का संपूर्ण पोषण उसके अंदर समाहित है। और ये जो बाकी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये वेजिटेटिव मिल्क है, और वेजिटेटिव मिल्क इज नॉट इक्विवेलेंट टू द मिल्क विच कम्स फ्रॉम बोवाइन। इसके लिए सरकार को भी कुछ प्रयास करने की जरूरत है, जो हमारी कंपनियां हैं को भी प्रयास करने की जरूरत है, और उपभोक्ता के सामने स्पष्ट रूप से ये जो अंतर है कि भाई एनीथिंग वाइट इन कलर पैक्ड इन पाउच इज नॉट मिल्क, तो वो लेबलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे टेट्रा पैक में दूध आता है, आप देखते हैं कि भाई ये टेट्रा पैक है। अब कोई भी चीज इसी तरीके से पैक कर दी और उसको दूध कह के, तो ये हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको भ्रमित करता है। एक तो ये मैंने चुनौती जो है, दूसरी ये है कि हमारे यहाँ मवेशियों की संख्या बहुत है, क्योंकि वो कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन विश्व की आधी आबादी हमारे यहाँ है, तो उनसे जो इमिशन होता है, या ये कह लें कि जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, उसके लिए कि भाई ये एनवायरनमेंट को बड़ा डैमेज करता है। लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे जेबू कैटल वो बहुत कम मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू जो यूरोपियन ब्रीड्स हैं, बॉस टॉरस जिसको बोलते हैं। और इसी को लेकर के हमारा जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट का कार्यक्रम सरकार चला रही है कि देसी, हमारी स्वदेशीय जो नस्ल की गायें हैं, जिसमें साहिवाल है, जिसमें गिर है, थारपारकर है, हमारे यहाँ 54 तरीके की ब्रीड्स हैं। तो ये एक तरीके से आने वाले समय को देखते हुए, और हमारे सरकार के ऊपर दबाव रहता है हमेशा कि विदेशी कंपनियां अपना दूध भारत में लाना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि भारत एक इतना बड़ा बाजार है, अगर उनको इसका 5% भी शेयर मिल जाएगा तो वो यूरोप के कई देशों के बराबर होता है। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में एआरएफ हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए दूध उत्पादन से जुड़ी और कौन सी नई योजनाएं या स्कीम लेकर आएगी? ये भी आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि एक है पारंपरिक पशु स्वास्थ्य या कह लें पशुपालन का व्यवसाय, दुग्ध उत्पादन का, और दूसरा है आधुनिक तरीके से डेयरी पालन का व्यवसाय कैसे किया जाए।
तो आज जो हमारे सामने या कहने की जो पशुपालक हैं उनके सामने जो समस्याएं हैं, उदाहरण के तौर पे गोबर उठाने के लिए मैन पावर नहीं मिलती है। अभी भी हमारे यहाँ मैनुअल मिल्किंग ज़्यादा होती है, मशीन मिल्किंग बहुत कम स्तर पे होती है। अभी भी हमारे यहाँ ब्यात जो है, दो ब्यात के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। और इसी तरीके से जुड़े हुए कि दुग्ध उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय का आधार है बछिया, काफ केयर जिसको बोलते हैं। यदि हम काफ केयर करेंगे और काफ टू काफ मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे जो पशुपालक हैं उनको इतना ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि जो संसाधन है वो फिर कम लगते हैं। पोषण जो है यदि पूरा होता है तो बीमारियां कम होती हैं, और जितना अच्छा पोषण होगा उतना ही अच्छा दुग्ध उत्पादन होगा, उतना ही वो गुणवत्ता में भी अच्छा होगा। तो जैसा खिलाएंगे वैसा हमें दूध मिलेगा। तो इसको जिसे हमने नाम दिया है न्यू एज एग्रीकल्चर, और इस न्यू एज एग्रीकल्चर में पशुपालन जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारे यहाँ कृषि की अर्थव्यवस्था के दो ही पहलू हैं, एक है कृषि और दूसरा है पशुपालन। पशुपालन के द्वारा, चाहे उसमें डेयरी मुख्य रूप से है क्योंकि ये हमारी पौष्टिकता और आहार में बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ अभी भी दूध की जो खपत है वो काफ़ी कम है पर कैपिटा, यद्यपि हम उत्पादन में बहुत ऊंचे हैं। तो आने वाले समय में जब भारत की आबादी 150 करोड़ होगी तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है कि हमारे को उनका आहार कहाँ से आएगा। उनके लिए जमीन घटती जा रही है तो उनका चारा कहाँ पे उगेगा, और कम चारे में ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने के लिए जिस तरीके से कृषि में होता है कि एवरी ड्रॉप शुड प्रोड्यूस मोर एग्रीकल्चर, वैसे ही है एवरी केजी ऑफ फॉडर should produce more quantity of milk and nutritious quality of milk, so that our population is healthy and we can export the good quality milk also. तो हमारी संस्था इस ओर जागरूकता फैलाने में, टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराने में और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि यदि इसकी सही जानकारी हमारे पशुपालकों को होती है तो वो उनके द्वारा लाभ होता है और पशु स्वास्थ्य सुधरता है तो दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, दुग्ध उत्पादन बढ़ता है तो उनकी आमदनी बढ़ती है, ब्याज होती है तो उनके पशु सूखते नहीं हैं। और इन चीज़ों को जब वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है और इसमें सरकार की भी जो संस्थाएं हैं वो भी सहयोग दे रही है, क्योंकि इसमें एक तरीके से रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इसी दिशा में हमारी संस्था ARF पिछले 20 सालों से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विशेषज्ञों का सहयोग लेकर कार्य कर रही है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमारे पास क्लस्टर डेयरी फार्मर के समूह भी हैं और ऐसे हमारे FPO हैं जो कि जिन्हें बेस्ट FPO ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है नाबार्ड संस्था के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी संभावनाओं को दर्शाता है कि आने वाले समय में डेयरी का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और एक्सपोर्ट के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद सर।
आपने हमारे दर्शकों को पशुपालन और दूध से जुड़ी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों ने आपके मार्गदर्शन से आवश्यक बहुत कुछ सीखा होगा। अभी आपने हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी के विचारों को सुना। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे संस्थान के R&D सेंटर में, जहां दूध और दूध से बने उत्पादों के ऊपर रिसर्च और क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। नमस्कार, विश्व दुग्ध दिवस पर ARF की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संस्थान विगत 20 वर्षों से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पे कार्य करता रहा है। हमारे संस्थान के ARF टेस्ट हाउस के अंतर्गत हम मिट्टी, पानी, पशु चारा, औषधि, मसाले के साथ साथ दूध और उसके उत्पाद की जांच करते हैं। दूध और उसके उत्पाद में मुख्यतः हम सूक्ष्म जीव की जांच जैसे ई कोलाई, टोटल कॉलीफॉर्म, टोटल बैक्टीरियल काउंट, टोटल ईस्टर्न मोड की जांच करते हैं। इसके अलावा दुधारू पशुओं में मास्टाइटिस यानी कि थनैला रोग के सही उपचार के लिए सही एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम 18 विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक को स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई और सीडोमोनास के अगेंस्ट टेस्ट करके बताते हैं कि पशुओं पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक का असर होगा। साधारणतः इस जानकारी के अभाव में किसान भाई पशुओं पर बहुतायत मात्रा में एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, जिसके फलस्वरूप पशुओं में उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे उन एंटीबायोटिक का यूज़ करने पर भी पशु का उपचार ठीक तरह से नहीं होता है। गत वर्षों के अनुभव पे हमने निष्कर्ष निकाला है कि आसपास के जिलों में जो थनैला रोग से ग्रसित पशु हैं वो कई सारी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट 80 से 90% तक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो अगर हम सही एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करेंगे तो हम एंटीबायोटिक माइक्रोन रेजिस्टेंस पर नियंत्रण पा सकते हैं। उपचार के उपरांत जो पशु हैं उनमें एंटीबायोटिक के जो अवशोष हैं उनकी भी जांच हमारे यहाँ की जाती है और हमारा जो संस्थान है सदैव किसान भाइयों के उत्थान के लिए कार्य करता रहा है और दूध की जांच करके किसान भाई पशु के स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता में सुधार तो चलिए अब हम अपने कलीग्स के पास चलते हैं और जानते हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे पर उनकी क्या राय है। हेलो सर। हेलो सर, जैसे आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड मिल्क डे है, तो आज आप हमारे दर्शकों के साथ वर्ल्ड मिल्क डे पर कोई बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? श्योर, व्हाई नॉट। सबसे पहली बात तो ये है थैंक यू, और मेन चीज़ ये है कि हेल्थ इज़ वेल्थ और दूध को एक संपूर्ण आहार माना गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक जो माँ है उसको सिर्फ दूध ही पिलाती है ताकि उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसकी ग्रोथ है, एक बहुत अच्छी हो सके। और हरियाणा में तो एक कहावत है, देशा में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना, इसलिए मैं तो लस्सी अपने पास रखता हूँ, हमेशा पीता रहता हूँ। आप लोग भी दूध पीजिए और स्वस्थ रहिए हमेशा के लिए। गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए हेलो सर। तो सर जी, आप सभी को मेरे नमस्कार। नमस्ते सर। आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड मिल्क डे है, तो आप वर्ल्ड मिल्क डे पर हमारे दर्शकों के साथ क्या बात करना चाहेंगे, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? पहले तो सभी को वर्ल्ड मिल्क डे की शुभकामनाएं, और मैं वर्ल्ड मिल्क डे पे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी रोज़ मिल्क पीते रहिए, क्योंकि मिल्क पीने से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होता है और हम सब स्वस्थ रहते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए हम अपने नेक्स्ट कलीग के पास चलते हैं। हेलो मैम। सर नमस्ते भैया। नमस्ते सर, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप बताइए। तो सर आपको पता है कि आज वर्ल्ड मिल्क डे है, तो आप हमारे दर्शकों के साथ वर्ल्ड मिल्क डे पे कोई बात करना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है और आज के टाइम में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है कैल्शियम की। तो दूध पीजिए, मैं तो रोज़ पीता हूँ, सुबह भी पीजिए, शाम को भी पीजिए, और ज़रूरी नहीं है दूध पीजिए, दूध से बनी लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, बस पीते रहिए। तो जैसा कि आपने हमारे कलीग्स को सुना, दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कृषि और कृषि से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।